जी, किसी के क्वेश्चन था? हाँ, मोनिका जी बताएं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जैसे गुरुदेव आपने बताया था कि फिफ्थ हाउस में अगर शनि है तो बच्चों का दुश्मन होता है, खासकर प्री प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी मिसकैरेज होना या किसी भी कारण से बच्चे अबॉर्ड होना। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट, बहरहाल मेरी कुंडली में फिफ्थ हाउस है तो ये मेरे साथ बिल्कुल फैक्ट रहा। लेकिन गुरुदेव एक फिफ्थ पॉइंट आपने जो बताया था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो क्या मस्ट है ना? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। टेक्नोलॉजी का क्या बोला आपने? कि मतलब कि टेक्नोलॉजी में भी वो व्यक्ति जो है अड़चने पैदा करेगा, कि टेक्नोलॉजिकल उसको नॉलेज कम होगा अच्छा, टेक्नोलॉजी अगर का फिफ्थ हाउस। मतलब, टेक्नोलॉजी का मतलब मोनिका जी यहाँ पर ये होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जी। टेक्निकल लोग कौन माने जाते हैं? मैकेनिक टेक्निकल माना जाता है। किसी भी जी। मशीन का रिपेयर करने वाला जो जी। पर्सन होता है वो टेक्निकल माना जाता है। आईटीआई कर किया हुआ बंदा, डिप्लोमा किया हुआ बंदा, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा जो है टेक्निकल माना जाता है। या वो जी। सारे काम जिसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता हो, मशीनरीज का इस्तेमाल होता हो, या तो जिनका शनि गड़बड़ होता है वो उसकी नॉलेज ले नहीं पाते। अगर नॉलेज ले लेते हैं तो वो उसका इस्तेमाल बखूबी नहीं कर पाते। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसे टेक्निकल बेसिक नॉलेज। बेसिक। अच्छा, बेसिक से हटके मतलब गूढ़ तरीके से या बेसिक का नॉलेज जिसको हो उसको भी, वो उसका भी नहीं, शनि वो जो तो एक डिस्टर्ब। आम वो तो एक आम बात है। कल को कोई कहे जी मैं घर के बल्ब बदल लेता हूँ, तो वो एक टेक्निकल नॉलेज में नहीं आएगा। या मैं प्रेस को ठीक कर लेता हूँ, खोल करके उसमें दोबारा पेच लगा देता हूँ, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जी। वो टेक्निकल ज्ञान नहीं है, वो तो कोई देख करके मतलब भी। उसको ज्ञान ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान होना चाहिए कि ये यस, ऐसे नहीं ऐसे ही होना है। यस, यस, यस। जी। जैसे मैं एक अपने आप में एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है और मैंने 5 साल जॉब भी किया है। पर टेक्निकल नॉलेज लेने के बावजूद मैं उसका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाया। और जब तक इस्तेमाल भी किया तो मैं कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला मैटर नहीं था। कि जब मैं जॉब में भी था तो जी। मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे मशीन बहुत अच्छा सा रिपेयर करना आता था या मैं मशीन को बड़ा अच्छा सुधार लेता था। बस। मेरे पीरियड के अंदर मैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, जब मेरी शिफ्ट होती थी तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी जब कोई मशीन खड़ी हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो मुझे क्या करना था, जो लोग इस चीज को जानते थे उनके हाथ पैर जोड़ के काम कराना पड़ता था कि चलो यार करो यार, लगो मेरे साथ। एक्चुअल में लगने की बात तो मैं इसलिए कहता था कि मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। यानी मुझे एक अंदर से वो था कि यार शायद तू अकेला नहीं कर पाएगा, जबकि मेरे साथ वाले दूसरे लोग अकेले ही उस मशीन को सुधार सकते थे। तो ये एक मैं अपने आप में एक एग्जाम्पल हूँ कि उस मैटर के अंदर तो। सर जैसे और एक दूसरी चीज, जैसे शनि फिफ्थ हाउस में है और बच्चों की क्वांटिटी कुछ क्लियर तो होती नहीं कि कितने बच्चे होने चाहिए उसके लिए, कि देखिए मेल होने बेबी कितने होने चाहिए, जैसे मैं। मोनिका जी मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर हम पुरानी पुस्तकों के आधार पर चलें तो सिंपल सा गणित क्या कहता है कि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह या पंचम भाव में दृष्टि डालने वाले ग्रह, मेल और फीमेल दोनों मिला करके, या पंचम भाव से संबंध बनाने वाला ग्रह, उनको भी जोड़ते चले जाओ, उतने बच्चे होंगे, उतने बच्चे की बताया जाता है। पर इन बच्चे मेल होने फीमेल मिला की के। बात से भी पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या बच्चा पैदा करने की क्षमता है या नहीं। ये बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है, ये केतु ग्रह से और शुक्र ग्रह से, दो ग्रह से पुरुष में आती है। नंबर एक पॉइंट, यानी या तो शुक्र अच्छा हो या केतु अच्छा हो, दोनों में से कोई ना कोई एक आधा अच्छा जरूर होना चाहिए। और किसके आशीर्वाद से होते हैं? बृहस्पति के आशीर्वाद से बच्चा होगा।
बृहस्पति के आशीर्वाद से बच्चा होगा। अब इसमें सहयोगी कौन बनेगा, यानी उस आत्मा को लेकर के आने वाला सहयोगी ग्रह होगा सूर्य, यानी कि सूर्य का हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर सूर्य किसी भी रूप में गड़बड़ हो जाता है तो फिर उनको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, या कोई राहु जैसा ग्रह पंचम पर आ जाता है तो फिर उनको दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एक जैसे पॉइंट वीडियो को में। समझना है, एक पॉइंट को हमें समझना होगा कि अब फैमिली प्लानिंग का जमाना हो गया। अब ऑटोमेटिक, और ये तो चलो शनि का नाम बदनाम है कि शनि कम बच्चे देगा, या गुरु बहुत ज्यादा बच्चे देगा, या बुध ग्रह बहुत ज्यादा बच्चे देगा, या चंद्र, वैसे सबसे ज्यादा बच्चा देना का कार्य तो चंद्रमा करता है, मून का हाथ में होता है सबसे ज्यादा। परंतु अब फैमिली प्लानिंग का जमाना है, तो वो रूल्स काम ही नहीं करेगा कोई, हमारी पुरानी बुक का कोई रूल्स काम ही नहीं करेगा। जैसे सर सभी, अगर देखा जाए सूर्य, तो सूर्य तो मेरा सेवेंथ में है और वीक भी है क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन कभी हम हमारे पास जैसे हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में कभी मैंने मुझे मेडिकल का सहारा नहीं ले, मेडिसिन या मतलब मेडिकल वे का सहारा नहीं लेना पड़ा। सब नेचुरल बच्चे हैं हमारे। मोनिका जी, लेकिन जो मेरा मोनिका जी, बेटा। आप, मैं वही चीज कहता हूँ, इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी हम बात करते हैं तो आप एक ग्रह को लेकर के पकड़ के बैठ गए हो कि सूर्य आपका पीड़ित है, तो परंतु क्या आपने देखा कि उसको बलाबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नंबर एक पर मैं हमेशा लाल किताब के सभी स्टूडेंट से कहता हूं, जब भी जीवन से रिलेटेड आपको बात करनी हो, जैसे संतान का विषय है, एजुकेशन का विषय है, प्रोफेशन का विषय है, एक प्लेनेट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता। ऑलवेज रिमेंबर, एक प्लेनेट डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरी बात, कुंडली में कोई चीज नेगेटिव आ रही है, उसका अपोजिट साइड में अगर उतनी ही पॉजिटिविटी कुंडली, कहीं से भी पॉजिटिविटी कुंडली में आ रही है, वो उस चीज को नलीफाई कर देती है या कम कर देती है। इसीलिए केवल एक पॉइंट सिंगल है कि अगर, यदि यदि शनि पंचम में बैठा है, और ये जब हम बात बता रहे हैं तो ये जब है जब केवल और केवल शनि की चल रही है, यानी होल सोल शनि यहाँ पर अपना पूरा अगर इम्पैक्ट दिखाएगा तो वहां पर बात शनि की मानी जाएगी। पर पंचम भाव में तो सूर्य भी है, गुरु भी है। अगर गुरु के हालात को भी देखना पड़ेगा कि गुरु क्या चाह रहा है, सूर्य क्या चाह रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन से वहां पर शनि रिजल्ट देगा। अक्सर आप समझ लीजिए, अगर गुरु किसी भी कारण से अगर अच्छा बैठ गया है, या पंचम से स्थान से अच्छा बैठ गया है, तो संतान का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, संतान जो होती है वो गुरु के आशीर्वाद से होती है। गुरु कहाँ बैठा है आपका? थर्ड में से। वो थर्ड में। तो तो इन्होंने थर्ड ये, में बैठा हुआ अकेला। अब अभी देखना, ये सारी चीज निकल के आ जाएगी, 3 बच्चे भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो एक पॉइंट से सिंगल से मत किया करो। जी। जब हम एक एक ग्रह का लेते हैं ना, एक रेफरेंस ले रहे होते हैं, जब क्लास में जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, जी। ए फॉर एप्पल ही थोड़ी वो बहुत सारी चीजें बनेंगी ऐसे तो, है ना? तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक एक पॉइंट इसलिए समझाते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मैं आपकी क्लास में लाइफ प्रेडिक्शंस नहीं करता हूं, क्योंकि उसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट कोशिश क्या करता है कि जी मेरा ग्रह वहां बैठा है, और फिर वो मैच करने की कोशिश करता है कि मेरा लाइफ इवेंट मैच कर रहा है कि नहीं। भाई हो ही नहीं सकता। ना मैंने दृष्टि देखी, ना मैंने अदर प्लेनेट देखे, ना मैंने किसी ग्रह की ताकत देखी, और मैं ही जब समझा रहा हूँ तक ये फुल सिर्फ देखना डायग्नोसिस चाहिए। नहीं होगी तब तक। जब ये तक फुल सब ये डायग्नोसिस नहीं सब होगी तब तक। चीजें, हाँ, ये सारी चीजें मैं देखना बता रहा हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ ये देखे बगैर मत बोलना कुछ भी। और मैं जी जी। अक्सर, मेरी बातें क्यों ठीक होती हैं उसके पीछे हमारा कुछ अनुभव भी होता है। जैसे कुछ बातें एक एक्सपीरियंस का भी खेल हो जाता है, तो उससे भी वो चीजें सेट हो जाती हैं। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रॉपर देखने का तरीका
जब तक आप इसको बिल्कुल साइंस की तरह स्टेप टू स्टेप नहीं लगाएंगे तो बात नहीं समझ में आए। अक्सर देखिए, अगर हम किसी भी ग्रह की बात करें, हम ये पूछना भूल जाते हैं कि इसके पांचवें भाव में कौन बैठा है, यानी इससे पांचवें स्थान पे, इससे नौवें स्थान पे कौन बैठा है, हम भूल जाते हैं। सूर्य, इन्होंने कहा कि सातवें में बैठा है, पर इन्होंने ये नहीं कहा जी, कि उसकी बुनियाद में गुरु बैठा है। बुनियाद में गुरु आ गया सर, सूर्य सातवें में बैठा है तो बुनियाद में थर्ड में गुरु आ गए। आ गए तो जी। आया कि नहीं, संतान आई। जी। यस, बस यही समझाना चाहता हूँ कि हड़बड़ाहट मत करो, सारी चीज निकलेंगी। नहीं नहीं और सर, लगाते पूरा उस चीज, लेकिन जैसे कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था तो हमको क्लेरिफिकेशन हाँ हाँ, चाहिए था कि आखिर शनि यहाँ पर है तो जो मेरा मेल बेबी है उसको इन फ्यूचर कोई दिक्कत तो नहीं है। बहरहाल हमने तो सेटिस्फाइड कर दिया था उनको कि बच्चों कोई की, हमारे बेटे की चलिए, लॉन्जिटिविटी बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आप चिंता ना करें। बस लेकिन ये मतलब समझना चाह रहे थे कि कैसे कैसे आपको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश के चलते हम ये देखना चाह रहे थे कि जो मेरा दिमाग लग रहा है वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है, क्योंकि नाइन्थ कोई बात थर्ड हाउस में मेरा गुरु है, नहीं। सप्तम में मेरा सूर्य है और सूर्य डेंटेड है ऑलरेडी क्योंकि फर्स्ट में राहु है। और तो ग्रह तो ऑटोमेटिक लगा हुआ, लेकिन यहाँ गुरु से पावर सूर्य को मिल रही है मुझे। यस यस, अब आप समझ में आई। तो देखिए, बेशक गुरु डेंटेड हो, सॉरी सूर्य डेंटेड हो, बेशक सूर्य डेंटेड हो, पर उसकी बुनियाद में बहुत स्ट्रांग ग्रह बैठा हुआ है। स्ट्रांग का मतलब जो उसका परम मित्र बैठा हुआ है। हमेशा परम ध्यान मित्र बैठा रखिएगा, हुआ बुनियाद में अगर कोई परम मित्र ग्रह बैठेगा, वो ग्रह है। को तुरंत मदद पहुंचाने का काम करेगा। अगर अच्छा बुनियाद सर, में शत्रु ग्रह बैठेगा तो तुरंत डेंट मारने की कोशिश करेगा। अब इसका बिल्कुल जी अपोजिट पंचम है। पंचम में जी। ग्रह शत्रु बैठा हो, मित्र बैठा हो, कोई मायने नहीं रखता, वो उसको मदद पहुंचाने का कार्य करेगा ही करेगा। अब जैसे करेगा ही। सूर्य सप्तम में बैठा है और 11वें में मान लो शनि बैठ जाता, शनि जी भी बैठ जाता जो कि सूर्य का परम दुश्मन है, पर उसके बावजूद शनि जो है मदद का ग्रह बन जाता उसका, यानी कि दिक्कत क्योंकि नहीं दे। अगर इसको आपने समझना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसा समझना है कि सूर्य मान लीजिए सरकारी नौकरी देता है, तो शनि कौन है, शनि अपने नीचे काम करने वाला असिस्टेंट, यानी जो हमारा असिस्टेंट होता है। इसीलिए कई बार जो है कई पुस्तकों में लिख रहा रहता है, नौकर जो होता है वो शनि को इंडिकेट करता है, उससे रिलेट करता है। नौकर का मतलब कोई नौकर का वो दास वाला नहीं है। नौकर का तात्पर्य आपका हेल्पिंग हैंड, जो आपको हेल्प कर रहा है। दूसरी बात, आपके नीचे अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको बहुत मदद करने लग जाते हैं। यानी सूर्य से अगर पांचवें में बैठा है शनि, अब इस सूत्र को आप वैदिक ज्योतिष में भी लगाएंगे तो हूबहू निकलेगा। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सूर्य से पांचवा बैठा शनि, 100% उसको दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अगर वही शनि अगर उसकी बुनियाद में बैठ जाएगा सूर्य की, तो सूर्य को खोखला कर देगा, डेंट मार देगा। अब ये देखो, बड़ा इजी इजी स्टेप्स हैं ये, हम इजी स्टेप भूल जाते हैं। फिर अक्सर कौन सा ग्रह हमें दृष्टि दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार दृष्टि का भी, और खास करके ध्यान रखना गुरु की दृष्टि। जब आपने पॉजिटिव चीज देखी, गुरु की दृष्टि का हमेशा ध्यान रखिए कि गुरु बैठा का। मोनिका जी के केस में गुरु अगर तीसरे में बैठा तो 11वें भाव को भी दृष्टि दे रहा है, और वो 9वें भाव को भी दृष्टि दे रहा है, लाल किताब की दृष्टि के अनुसार। तो वो 9th हाउस को भी और 11th हाउस को भी गुरु अकेला संभाल करके बैठा हुआ है। यानी 9th में इसका मतलब कोई दोष आएगा तो उसको गुरु नलीफाई कर दे। कुछ शुभ ग्रहों में दोष के दूसरे नेगेटिव ग्रहों के दोष को हरण करने की पावर होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए विशाल जी का क्वेश्चन लेते हैं। सर एक सूत्र था कि वो आपने बताया था कि सर जुपिटर और राहु अगर 1 से 6 में होंगे तो
व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। सर इसका विपरीत क्लियर नहीं है कि मतलब इसमें अब विपरीत में मतलब जुपिटर सुनिए, और मैं समझाता हूँ अलग विशाल जी, होंगे। जी समझ गया। जी। पहली बात तो बृहस्पति और राहु साथ नहीं होने चाहिए, बेशक वो 1 से 6 में हो, साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ जी जी अगर जी। साथ हो जाएंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, मतलब अध्यात्म उद्यतम चला जाएगा। बिल्कुल इसको बिल्कुल। समझना कैसे, राहु माया है, राहु माया है, गुरु ज्ञान है। गुरु कैसा ज्ञान है, अब हमें ये समझना पड़ेगा भाई, नॉलेज तो मरकरी भी देता है, हर प्लेनेट अपनी 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 अपना ज्ञान देता है, हर प्लेनेट के पास अपना एक नॉलेज है, एक फिक्स नॉलेज है। पर गुरु का जो ज्ञान है, तो लाल किताब गुरु के बारे में क्या कहती है, गुरु दो जहान का मालिक। इस संसार की नॉलेज जो हमें वर्ल्डली नॉलेज मिलती है वो, प्लस इस संसार से विदा होने के बाद आत्मा के साथ क्या होगा, आत्मा परमात्मा में लीन कैसे होगी, उसका भी नॉलेज गुरु के पास। और राहु है माया। अगर ये दोनों साथ आ गए तो माया चाहती क्या है, राहु चाहता क्या है, कि आप जो ये रीबर्थ के साइकिल से कभी जीवन में बाहर नहीं आ पाओ। राहु चाहता है कि आप रीबर्थ के साइकिल से कभी बाहर ना आ पाओ, और उसका उल्टा केतु है, केतु चाहता है कि आप कभी दोबारा इस साइकिल में फंसो ही ना। पॉइंट समझ रहे हो, रीबर्थ चाहता है राहु, और केतु चाहता है कि अभी रीबर्थ के चक्कर में ना पड़ो। तो इसीलिए हमारे ज्योतिष में आपने बार बार पढ़ा होगा कि केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष जी का जी। मतलब आप इस जीवन मरण के चक्कर से छूट गए। तो राहु का काम है आपके ऊपर ऐसी माया डाले। वो माया क्या है इस जीवन में, हमारा अटैचमेंट, हमारा अपने परिवार के साथ अटैचमेंट, हमारे मित्रों के साथ अटैचमेंट, हमारी धन के अंदर अटैचमेंट, मान सम्मान के साथ अटैचमेंट, पद के साथ अटैचमेंट, हमें नेता बनना है, हमें ये बनना है, हमारे पद के साथ अटैचमेंट। ये जितने भी अटैचमेंट हैं, यानी संसार में जो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, वो अट्रैक्शन जो है वो क्रिएटेड बाय राहु है। सन्यासी लोगों को सन्यास का कारक, सन्यासी को हम केतु क्यों मानते हैं, साधु को हम केतु क्यों मानते हैं, क्योंकि उसको ना पद चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना धन चाहिए, उसको सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहिए। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, उसी का नाम साधु है। और हम कहते हैं साधु केतु है। पॉइंट समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हैं हम, साधु जी जी। केतु है। अब राहु का काम है अटैचमेंट, हर एक से अटैचमेंट। केतु का काम है डिटैचमेंट, सबसे अलग करना, उसको खींच के अलग करना है। पर राहु और गुरु अगर एक साथ आ गए तो वो गुरु के ज्ञान को अटैचमेंट में बदल देगा। अटैचमेंट क्या है, ज्ञानी आदमी की सबसे बड़ी अटैचमेंट, उसको अपने ज्ञान से इतना अट्रैक्शन हो जाता है और वो अपने ज्ञान में ना आत्म मुग्ध हो जाता है। उसको लगता है मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं। अच्छाई का भी एक अभिमान होता है, शरीफ होने का भी एक बड़ा अभिमान होता है, उसमें बड़ा घमंड होता है शरीफ आदमी में। देखो मैं शराब नहीं पीता, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं फलाना नहीं करता, मैं ढिमकाना नहीं करता। और एक्चुअल में वो डरपोक होता है, एक्चुअल में वो डरपोक होता है, इसलिए वो सब कुछ नहीं करता जिस चीज में भी उसको फियर लगता है। भाई उसको किसी ने सुना है कि मांस खाएगा तो तेरा ग्रह खराब होगा, मांस खाएगा तो तेरा शरीर खराब हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है तू नॉन वेज खाएगा तो ये हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तू शराब पिएगा तेरा लीवर खराब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, अब उसके ने दिमाग में बिठा लिया है। ज्ञानी आदमी सबसे ज्यादा फियरफुल है, ज्ञानी आदमी सबसे ज्यादा फियरफुल है। आपने भैंस के साथ अगर किसी आदमी को गांव में लड़ते हुए देखा होगा तो वो बेचारा अनपढ़ होगा, पक्की बात। पीएचडी होल्डर भैंस का सींग पकड़ के कभी उससे लड़ाई लड़ता आप नहीं देखोगे, समझ, क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी है तो उसे पता है कि अगर सींग उल्टा पड़ गया तो तेरे साथ क्या होगा। पर जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस चीज को नहीं जानता। वो कहता है मैं लड़ लूंगा, आई विल फाइट, मैं भैंसे को गिरा दूंगा, भैंसे को गिरा दूंगा। ये ज्ञान के अंदर एक छुपा हुआ फियर है, ज्ञान के अंदर एक छुपा हुआ अभिमान है, एक ईगो प्रॉब्लम है, वो चीज हो जाती है। और जब वो राहु के साथ मिलता है तो उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है, वो बड़ा चक्कर है। अब लाल किताब का सूत्र क्या कहते हैं, 1 से 6 भाव के बीच में
अलग अलग गुरु और राहु होगा तो वो अध्यात्म के मार्ग पर लेकर अगर जाता है तो जी सर। या जरूरी नहीं, जरूरी जरूरी जाएगा जाएगा। तो ऐसे में माया उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सकती। माया का प्रभाव का मतलब है उस आदमी का नॉलेज क्लियर होगा, ये मेरा परिवार है बट आई एम ए सिंगल यूनिट, ये मेरी फैमिली है, इसको मैं चला रहा हूं, इट्स माई ड्यूटी, बट ये मेरे अपने होते हुए भी अपने नहीं है, मेरा मोक्ष का रास्ता अकेले ही होकर के गुजरता है, ये केवल मेरा वहम है कि मेरे अपने, जी। मेरा अटैचमेंट झूठा अटैचमेंट है। जब तक, ध्यान रखिए, जब तक आपके पास यौवन है, रंग है, रूप है, धन है और पद है, सारे आपके अपने हैं। जब जब एक एक करके इनकी विकट उठती रहती है, वो अपने पराये होते चले जाते हैं। रूप बिखरा, जीवन साथी बिखर के खड़ा हो जाता है, अरे यार ये तो ऐसा हो गया, छोड़ो यार इस आदमी को, चल दो कहीं और, क्या फायदा। पद नहीं है तो अरे यार इससे कौन बात करे, इसको किसी डिसीजन पूछना ही नहीं अपन ने, अपन खुद करेंगे, इसकी औकात क्या है जो इससे डिसीजन ले हम। धन नहीं है तो सलाहकार कोई सलाह नहीं लेगा आपसे, अगर धनी है तो आपको खुश करने के लिए ही सलाह ले लेंगे आपसे कि चलो कुछ मदद मिल जाएगी। तो ये जो संसारिक माहौल है, ये उस बात को, लाल किताब का ये सूत्र बहुत प्यारा है। अब यही चीज 7 से 12 में पहुंच गई। 7 से 12 का मतलब हो गया कि केवल व्यक्ति आध्यात्मिक होते हुए भी मायावी हो। आध्यात्मिक होते हुए भी मायावी क्या मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान से मांग के क्या आएगा? भगवान से मांग के आएगा पद दे दे, धन दे दे, रंग रूप दे दे, शादी दे दे, ब्याह दे दे, ये मांग के जा रहा है। अब देखने में तो बड़ा आध्यात्मिक लग रहा है, मंदिर भी जा रहा है, रोज जा रहा है, अपने घंटे भी बजा रहा है, शिवालय में कर रहा है, पंडित जी की भी पूजा कर रहा है, रुद्राभिषेक भी कर रहा है, सारे काम करा रहा है, पर मन में क्या चल रहा है? मन में अगेन राहु कह खींच के ले जा रहा है। राहु कह रहा है पद की तरफ चल, धन की तरफ चल, सत्ता की तरफ चल, ये सारी चीजें पैदा हो। मतलब ये राहु और जुपिटर 7 से 12 में है तो? 7 से 12 के अंदर है। अच्छा। अगर अगर ये डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर है, मतलब राहु 1 से 6 के बीच में आ गया, 7 से 12 के बीच में गुरु आ गया, जी। गुरु, तो भी व्यक्ति कभी सन्यासी नहीं बनता। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी नहीं, वो कहेगा भाई सन्यासी अगर बन भी जाऊं तो कम से कम डल्लभ के गद्दे तो लगवा दो यार, जहां मैं अपने धुना रमा के बैठूंगा, कम से कम तकलीफ ना हो, 2 4 चेले हो अपने पानी पुनी पिलाने के लिए, बढ़िया जूस जास पूछते रहे, थोड़ा थोड़ा उपवास भी करूंगा तो बढ़िया, कपड़े तो बढ़िया वाले दो यार, लीलन के कपड़े दो कम से कम, छोटे मोटे तो मैं पहनता नहीं हूँ। तो मतलब वो कहेगा ठीक है मैं आध्यात्मिक बात करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, बट मैं ये नंग धड़ंग और ये भाई ये नहीं आज खिचड़ी खाऊंगा और आज बाजरा खाऊंगा, वो चक्कर नहीं। कहने का मतलब उसको अपना भोग, भोजन का जो भोग होता है उसके प्रति भी उसकी लालसा पूरी बनी रहती है, और धन और पद की तरफ तो बनी ही बनी रहती है। तो ये सिर्फ कंसेप्ट है क्लैरिटी का और नॉन क्लैरिटी का। क्लैरिटी उसे कहते हैं कि एक बंदा है जानता भी और मानता भी है, और एक बंदा जानता तो है पर मानता नहीं है। वो जानता तो है कि तू अकेला आया अकेला जाएगा, ये परिवार वाला जब तक है जब तक तेरी, जब तक जी 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 कर रहे हैं तेरे पास, जब तेरे पास पैसा है, जिस दिन तेरे पास नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा, वो जानता, ही नोज वेरी वेल, बट मानता नहीं है। कहता पर ऐसा कैसे हो जाएगा यार, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बात मानेगा, इसका तो दूसरा ऐसी कम तैसी है, कैसे नहीं मानेगा। तो उसका जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या चीज, वो उसको जानते हुए भी मानने के लिए विवश नहीं करता। और जो राहु और गुरु अगर उस तरफ होंगे, वो जानेंगे भी मानेंगे भी, तो उनको ज्यादा परवाह नहीं होगी। ये चीज है। सर एक और सूत्र था सर, आपने बताया था कि बहन को लाल कपड़ा लाल मिठाई देनी चाहिए, जिस मतलब अगर व्यक्ति का मंगल बुध हो तो बहन जब भी घर आए तो लाल कपड़ा लाल मिठाई दो, लेकिन जिसको, जिस बहन को हम दे रहे हैं उस बहन का भी अगर मंगल बुध हो तो भी उस दे सकते हैं या फिर उसके लिए बिल्कुल दे खराब हो? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। पहली बात तो ये जो चीजें होती हैं ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती। अच्छा।
मैं आपको ये ना मंगल बद वाले का नुकसान नहीं करती। मंगल बद वाले के लिए हमने ये क्यों किया, पहले बात तो हमें उसके लॉजिक में जाना। क्योंकि हम बुध को एक तरह से पोषित कर रहे हैं, बुध ग्रह को पोषित कर रहे हैं। मंगल बद हुआ ही क्यों? मंगलवाद जब ही हुआ ना जब हमारा बुध ढंग से काम नहीं किया। अगर बुध सूर्य के साथ होता तो तो पावर मंगलबद नहीं होता। अगर बुध उच्च का होता तो मंगलबद नहीं होता। तो मंगलबद करने में बुध का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम ऐसे में क्या चाहते हैं, अगर मंगल को बद से बाहर निकालना हो, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि उसको चंद्रमा का साथ मिल जाए। चंद्रमा का साथ मिलते ही मंगलवाद बिल्कुल डाउन, एकदम से जल्दी डाउन पड़ जाता है, मतलब उसके दुष्प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा तरीका है कि उसका गुरु का साथ मिल जाए, यानी कि बृहस्पति पावरफुल हो जाए। यानी अगर आप चंद्रमा को पावर दे देंगे, गुरु को पावर दे देंगे, तो आपका मंगल बद का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आप बुध को ताकत दे दें किसी भी तरीके से, बुध का आशीर्वाद मिल जाए हमें, तो भी मंगल बद का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब मंगल से लाल चीजें आ गई, लाल फल, लाल मिठाई, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, जो मर्जी आप देना चाहे अपनी बहन, बहन हो गई बुध। तो अपने मंगल के बद की वो चीजें बुध द्वारा पोषित, भाई आप आशीर्वाद दो, ये जो है मेरा गुस्सा है, जो मेरा क्रोध है, ये जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये मेरे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अगर माँ बहन का भी, और दूसरी बात बहन है तो ऑटोमेटिक चांस बढ़ जाते हैं विशाल जी, कि सेम पेड़ से आए ना, फल तो अपन एक ही के हैं, पेड़ एक ही है। तो मंगल बद तो मैंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मैटर बहुत ज्यादा है। अगर बहन का है तो भाई का होना बहुत स्वाभाविक है, इट्स ए सो नेचुरल। मैं कल किसी की कुंडली देख रहा था, चार कुंडलियां देखी, चारों का मंगल बद था। सर मेरी भी पहले तो कुंडलियां देखा मंगल, का बुजुर्ग मंगल बल। का बुजुर्ग का जो बुजुर्ग थे उनका मंगल बद था, फिर उनके बेटे का देखा उनका, फिर उनकी बेटियों का देखा, दो उनकी बेटियां थी, उनका भी मंगल बद, मतलब तीन बच्चे, तीनों का मंगल बद। और सारे बात ऐसी ही करते हैं मंगल बद वाली, मतलब उनका बोलने का स्टाइल भी मतलब ऐसा है कि जैसे बाप की बेटे से थोड़ी सी बिगड़ गई तो बाप ने सीधा कहा पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। और लड़का भी कहता है कोई बात नहीं, हमें तो परवाह ही नहीं, हम तो चाहे रिक्शा चला लेंगे पर तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। तो मतलब वही ऐंठने अठाने वाला मतलब कोई कूल माइंड से कोई बात करने को रेडी ही नहीं, एक सेकंड के अंदर मतलब तोड़ फोड़ वाला सीन क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो हो जाता है, ठीक है। सर किसी भी चीज का जब दान करते हैं, किसी भी ग्रह से रिलेटेड चीज का जब दान करते हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए करते हैं या उसको अपने से दूर करके अपना उसका दुष्प्रभाव दो कम करने के विशाल जी, दान जो होते हैं दो कार्य करता है। पहला कार्य करता है आत्मा के बल को बढ़ाता है, यानी आत्मा का बल मीन्स सूर्य की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लिए? अच्छा। आत्मा का बल का मतलब वो नहीं कि हमारा जोश बढ़ा देगा, आत्म बल का मतलब हमारा सूर्य की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। चाहे किसी भी दूसरा, ग्रह का हो। किसी भी ग्रह, देखो साहब सूर्य तो राजा है ना, अगर अपना राजा स्ट्रोंग है तो अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठीक सर। पहला काम करता है आत्म बल बढ़ाने। देखिए, दान जब देते हैं तो किस कंडीशन में देते हैं, कि जब कोई ग्रह खराब हो रहा है, अच्छा। कोई ग्रह खराब हो रहा है तो अपन कहते हैं इसका दान कर दो। और ग्रह खराब हो रहा है तो इसका मतलब उस बंदे की हालत खराब। हालत क्या खराब है भाई, हालत का खराब का मतलब है वो व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब कॉन्फिडेंस देने के लिए तो सूर्य को बल देना है, सूर्य को बल देना है। सूर्य का बल देने का सबसे अच्छा तरीका दान है। अब ग्रह किसी का भी हो पर ऑटोमेटिक वो सूर्य का बलाबल को बढ़ा रहा है। सूर्य इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिक उसमें कॉन्फिडेंस आएगा नेगेटिव सिचुएशन से फाइट करने का। सेकंड चीज, ग्रह शुद्धि, वो उसके पाप, जो उस ग्रह में पाप दोष विद्यमान है, दान के द्वारा वो पाप दोषों को खत्म कर रहे हैं। एक प्रकार से दान टैक्स है पूर्व जन्म का। भाई या तो आप भुगतान कर लो बीमारियों के रूप में, शत्रुओं के रूप में, परेशानियों के रूप में, रोगों के रूप में,
या आपको ऋषियों ने एक रास्ता दिया है कि कुछ अपनी मेहनत की कमाई का अगर आप दान कर दोगे, यानी जो आपने परिश्रम से कमाया वो आप टैक्स के रूप में चुका दो, अब आप उसके नाम पे पूजा कराओ, आप उसके जो है ब्राह्मणों को दान दो, गरीबों को दान दो, अंध विद्यालय में दान दो, जो भी आपकी कुंडली से बनता है, तो वो शुद्ध करेगा। शुद्ध किसको करेगा? जिस ग्रह के निमित्त दिया जा रहा है, जिस ग्रह के, मान लीजिए आप शनि का दान दे रहे हैं, तो वो शनि की शुद्धि भी कर रहा है और सूर्य के बलाबल को भी बढ़ा रहा है दान। इसलिए लिखा है सूर्य दान देने से आत्म बल बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है और ग्रह की शुद्धि साथ में होती है। लेकिन सर फिर जो जो ग्रह अपने लिए अशुभ है, अपने को शुभ फल दे रहा है, उसका दान नहीं करना चाहिए? शुभ ग्रहों का और अपने जो फेवरेबल ग्रहों का दान देने से वो ग्रह में ताकत थोड़ा कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती। पर दान दो प्रकार के होते हैं। शुभ ग्रहों का भी दान दिया जा सकता है, पर फिर जब होगा जब आपका निष्काम दान की श्रेणी में आए। निष्काम का मतलब होता है आपको उसके प्रति, उस दान के प्रति कोई लालसा नहीं है, भाई मेरा इस दान देने से क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आप कहीं गए, आपने हरिद्वार में गए और आपने एकदम अचानक से इच्छा जागी, अरे यार यहाँ तो साधुओं का टोल जा रहा है, 30-40 लोग साधु जा रहे हैं, अब आपका अचानक से मन करा यार इनको कुछ खिला दे। आपने किसी साधु को रोका और साधु से पूछा कि महाराज जी मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ, सबने कहा बेटा खिला दो। तो उन्होंने कहा आपने पूछ लिया क्या खिलाओ? उन्होंने कहा देखो ये सामने मिठाई की दुकान है, ऐसा करो मुझे आप जो है फलानी मिठाई खिला दो, या उन्होंने बोल दिया चलो आप जो है हमें लड्डू खिला दो, या हमें बेसन का लड्डू खिला दो। सपोज करो उन्होंने कहा बेसन के लड्डू, अब आपकी जेब में पैसा है इसलिए तो आपने बोला, आपने कहा चलो जी लड्डू खाओ, बेसन के लड्डू। अब बेशक गुरु आपका उच्च का ही क्यों ना हो, और बेसन के लड्डू आपके गुरु ग्रह को दिखाते हो, आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि अचानक से विचार आया दान देने, आपने सोच के नहीं आए कि मैं हरिद्वार इसलिए आया हूं कि मैं गुरु का दान करूंगा। वो दान निष्काम दान होगा, और जो निष्काम दान होता है विशाल जी, उसका महात्म्य का सिग्निफिकेंस मल्टीपल होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, ब्रॉड होता है। यानी सकाम दान की अपेक्षा निष्काम दान जो है ज्यादा प्रभावशाली होता है। कभी कभी क्या होता है हम अपने आप को सुन नहीं पाते हैं, कभी मंदिर में गए, कभी इच्छा, हे भगवान कोई ऐसा कुछ कर दे, मैं भी जो है हलवा बांटूंगा। अब वो आ गया, सुन बोल बाल के आ गया, बोल मतलब वैसे नहीं बोला, मन में इच्छा आई उसकी, आया पैसा भी आ गया, वो भूले बैठा है। ये बहुत गलत चीज हो जाती है, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी कभी तीर्थ स्थान पे या कभी ख्याल आए कि कुछ देना है और जेब अलाउ करती है तो उसको दे दीजिए। पर जब ज्योतिषी बताएगा कि इस फलानी चीज का दान इतने दिन तक इतनी क्वांटिटी में करना है, वो सकाम दान होता है और उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, इसलिए लंबे समय तक वो दान दिलाया जाता है। एक तो प्रभाव कम है उसका, तो लंबे समय तक करना पड़ता है उसको। निष्काम दान जो होता है, निष्काम का मतलब, और एक एग्जांपल देता हूँ। आप गंगा स्नान पे हैं, आप स्नान करके उतरे, कोई साधु आया, उसने कहा महाराज जी मुझे कंबल दिला दो, पास में आपने दुकान देखी, आपने उठाया कंबल दे दिया उठा कर। अब आपको देखने की जरूरत नहीं कि ये कंबल तो जी केतु का था, और केतु तो मेरा नवम भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं, वो केतु वहां बैठ करके उल्टा बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपको। वो ये नहीं कहेगा भाई दान क्यों दिया, वही केतु बहुत शुद्ध हो जाएगा। तो दान की जो महिमा है वो अपरंपार है। इसलिए जीवन का उद्देश्य, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ो, दान की महत्ता को समझना बहुत आवश्यक है। वो व्यक्ति जीवन में करोड़पति अरबपति हो ही नहीं सकता जिसे दान की महत्ता का नहीं पता। और ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है जो मन से बुझे हुए व्यक्ति में जोश पैदा करने के लिए दान की बात करता है। जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो वो ये सोचता है
मैं मेरी पालना नहीं कर सकता, मैं मेरे बच्चों को ही नहीं पालना कर सकता। वो भूल जाता है तेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसको याद नहीं आते। अजी नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई। अजी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं। अरे कुछ भी नहीं करूंगा करने का वक्त ही अब आया है, जब तेरी नौकरी छूट गई है। क्योंकि तू अगर सही ढंग से अपने कमाई का, धन का हिसाब किताब करता रहता तो ये नौबत नहीं आती तेरे साथ। और अब आ गई है तो अब कर। उससे होता क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है पहले तो वो देखो। जब आदमी अपने आप को सिकोड़ लेता है, जब भी मुसीबत में फंसता है अपने आप को सिकोड़ लेता है, वो कहता है मैं तो भाई बाजार से पनीर मंगाना बंद कर दो, ये खर्चा बंद कर दो। अक्सर जब लोगों के परेशानी आती है तो खर्चे बंद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, वो ठीक कर रहे हैं, बट उससे होता क्या है, वो अपने आप को सिकोड़ता सिकोड़ता इतना ज्यादा सिकोड़ लेता है कि उसका कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाता है। और इंटरव्यू में हमेशा सामने वाला कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको आप जितनी नॉलेज नहीं होती, वो तो सिर्फ आपका चेहरा देख रहा है, आप क्या बोल रहे हो वो समझ रहा है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, वो तो सिर्फ इतना सोचता है आप उसकी कंपनी को बेनिफिट में ले जाओगे या नहीं ले जाओगे, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं समझना। वो टेक्निकल बात भी घुमा घुमा के पूछ रहा है, सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि ये जवाब कैसे देता है, मेरी कंपनी को उठाएगा कि नहीं उठाएगा। और उससे ज्यादा उसका कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब वहां पर उसको कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस किस में आता है? जो बांटना जानता है उसमें कॉन्फिडेंस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो बांटना जानता है, जो देना जानता है, उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप कभी भी, और उस व्यक्ति को कह दीजिए छोटी से छोटी चीज की शुरुआत कर ले यार, तू टॉफी बांट ले, चॉकलेट बांट ले, उसको ज्यादा क्वांटिटी में बना। बांटने के बाद मनोविज्ञान कहता है उसमें एक खुशी का हार्मोन स्रावित होता है। आप में से कोई जितने भी क्लास में, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं बद्रीनाथ जाओ, कहीं जाओ, आप 11 लोगों को, 21 लोगों को, 51 लोगों को, जो आपकी जेब अलाउ करती है, एक बार अपने हाथ से खाना खिला के देखो, किसी हलवाई से लेकर। कपड़ा बांट के देखो आप उनको, अरे रुमाल ही बांट के देखो, चलो कोई बात नहीं, 20-20 रुपए वाले रुमाल बांट के देखो। उसी क्षण बांटने के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आएगा, यार आज तूने जीवन में सचमुच कुछ किया है, आज तूने बढ़िया किया। उसका एकदम से मोरल बूस्टअप हो जाता है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष हो या लाल किताब हो, दान का बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहों को ठीक करने के लिए दान का सही सही उपयोग, जो ज्योतिषी करवाना जानते हैं, जैसे कोई अगर बड़ा आदमी हो जाए, है अमीर आदमी हो, अब उससे आप कहो जी 100 ग्राम दूध दान करना, वो क्या दान करेगा भाई? अरे उसको कहो कि गौशाला बनवाए, गोदान करे। भाई अगले की हैसियत के अनुसार दान कराओ ना आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गोदान के साथ सोने का दान बताओ, सकुचाओ मत। अगर आपने इलाज करना है तो सकुचाओ मत, उसे स्पष्ट रूप से बोलिए, क्योंकि उसका सामर्थ्य है। अब राय साहब है हमारे बीच में, राय साहब जो है बढ़िया सशक्त आदमी है। अगर राय साहब को उपाय पूछेंगे तो हम राय साहब को सोना दान करने की बात करेंगे। हम क्यों कहेंगे लोहे का दान करो या फलाने का दान करो? वो उस चक्कर में थोड़ी पड़ेंगे, हमें पता है राय साहब एक स्ट्रेंथफुल आदमी है। तो कहने का मतलब ये, ज्योतिषी को इस चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है। कमजोर आदमी से छोटा उपाय कर, छोटे का मतलब छोटी क्वांटिटी में। और एक चीज ध्यान रखना, ये बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरह है। 100 ग्राम चावल और 1 किलो चावल, सेम इम्पैक्ट। 100 ग्राम चावल, 100 किलो चावल, सेम इम्पैक्ट। होम्योपैथी का क्या है नियम? 4 बूंद बोला है डॉक्टर ने, 4 बूंद ड्रॉप्स लेनी है। अब आपका मन करा नहीं मैं तो पूरी बोतल ले लूंगा, उस पूरी बोतल का भी सेम इम्पैक्ट आएगा और 4 बूंद का भी सेम इम्पैक्ट आएगा। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। जो लोग होम्योपैथी लेते रहते हैं उनको मालूम। वो ऐसा नहीं, वो आयुर्वेद वाला कंसेप्ट या एलोपैथ वाला नहीं कि एक गोली बोला 3 खा ली तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। वो आप चाहे पूरी बोतल भी अपने कर ली ना, कुछ नहीं होना, वो उतना ही इम्पैक्ट है जो 4 बूंद का इम्पैक्ट है। समझ रहे हो बात को? तो वही ज्योतिष में सामर्थ्य देके, वहीं पर आप 100 ग्राम चावल कह दो, 100 ग्राम चावल रोज 45 दिन तक तू मंदिर में दे।
और दूसरे को कह दो 1 किलो दे, अगले को कह दो 10 किलो दे, इम्पैक्ट सेम। रिपीटिशन को देखना है कि रिपीट कितना करवाना है मुझे। दूसरी बात, दान का निर्णय कैसे हो? दान का निर्णय के लिए आपको उस ग्रह की स्थिति भी देखना कि वो ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है कि पास्ट लाइफ कर्मा उसमें अटक रहा है। जो भी ग्रह जीवन में पीड़ित अवस्था में होते हैं, जो भी ग्रह आपको देने मतलब आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, वो नेगेटिव कर्मा नहीं यार, पास्ट लाइफ कर्मा तो हमारा पॉजिटिव भी तो होता है, अपन नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव भी तो है। हमें इतना अच्छा परिवार मिला, हमें अच्छे माँ बाप मिले, बाप दादाओं की जमीन मिली, प्रॉपर्टी मिली, बड़ा मकान मिला, नाम मिला, हैसियत मिली। अरे ये पूरे जन्म के पुण्य ही तो हैं। अच्छा जीवन साथी मिला, अच्छी औलाद मिली, अरे कुछ अच्छे काम करके आए थे जब तो मिला, ऐसे थोड़ी मिल गया। इसीलिए इसी तरीके से नकारात्मक वाले नेगेटिव जो ग्रह होंगे वो हमारे नेगेटिव कर्मों को दिखाते हैं। नेगेटिव कार्मिक जो प्लेनेट बनेगा आपका, उसका दान, उसकी क्वांटिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा देनी है। सिंपल सी बात है, उसको कहो 3 साल तक कर, 5 साल तक कर, 7 साल तक कर, करवाइए उनसे। क्योंकि आपने देखा कि एक ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है, भाई ये 6 महीने में 3 महीने में नहीं सॉर्ट आउट, ये लंबा चलने वाला है, ये लंबा ही चलाइए। क्योंकि जो ग्रह जितना ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में बैठा होगा, इसका मतलब पास्ट लाइफ का जो नेगेटिव कर्मा है उतना ज्यादा आपका मतलब कंसंट्रेट फॉर्म में है, ज्यादा मात्रा में है। आप मंगल बद हो गया, मंगल बद का सीधा सीधा कंसेप्ट है। इसको अगर कभी पढ़ना हो तो भृगु संहिता में पढ़ो। भृगु संहिता जो होती है हमारी, जो ज्योतिष की बुक है, उसको कभी पढ़िए कि पास्ट लाइफ कर्मास को कौन सा कर्म किया होगा, कौन सा ग्रह खराब होने से। सिंपल सी बात है, मंगल बद उन्हीं व्यक्तियों का होगा जिन्होंने जो रजमाइश पिछले जन्म में बड़ी दिखाई, अपने बाहुबल का प्रयोग करके गरीबों को सताया है, आपने अपने अहंकार के चलते लोगों को कुचल दिया, बुरी तरीके से कुचल दिया। अब क्या होगा? अब एनर्जी भगवान उतनी ही देगा, पर एनर्जी का रूप बदल दिया, एनर्जी का रूप गुस्से में, इरिटेशन में। अब वो मंगल बद खुद को डेंट मार रहा है इस बार। वो पिछले देखिए, आत्मा अपने साथ दो चीजें कैरी करके चलती, कर्म और संस्कार। ये मेरे जो बुक है पहली, द सोल पाथ वाली, उसमें मैंने ये इस चीज को लिखा है। कर्म और संस्कार दो चीजें साथ में कैरी करके चलती। जो प्रैक्टिस आज आप इस जन्म में कर रहे हो, वो प्रैक्टिस अचानक से नहीं क्रिएट हुई है, वो पीछे से करते आए। कुछ जैसे कहते हैं ना, हम अपनी आदतें नहीं बदल पाते साहब, क्या करें, पता सब कुछ है पर आदत नहीं बदलती। जो कौन सी आदत नहीं बदलती? वही आदत नहीं बदलती जिसकी प्रैक्टिस आप कई जन्मों से कर रहे हो, वो चीजें नहीं बदलती। एक गरीब घर में बच्चा पैदा हो जाए, किसी भी जाति में बच्चा पैदा हो जाए, अगर उसकी प्रैक्टिस पास्ट लाइफ में मंदिर जाने की डेली रही है, वो इस जन्म में भी मंदिर जाएगा ही जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेगा ही करेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत, उसकी प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस है। कुछ लोगों को ज्योतिष एकदम टच में आते हैं, उसको गुरु मिलेगा, गुरु मिलते ही एकदम से चमत्कार होता है और ज्योतिष उसके अंदर आकर के बोलना शुरू कर देता है। समझो बात को? वो क्या है? वो उसकी पास्ट लाइफ प्रैक्टिस, वो इस जन्म की नहीं है। और जो हम इस जन्म में लगे रहते हैं, जो करना करते रहते हैं, उसमें हमें टाइम लगता है, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years। और जब कभी कभी लोग कहते हैं हम नहीं सीख पाए, भाई साहब पास्ट लाइफ का भी देख लो कि पास्ट की प्रैक्टिस थी कि नहीं थी। अगर पास्ट की प्रैक्टिस नहीं है तो अभी प्रेजेंट में नए तरीके से शुरू किया है। आप जो है अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, थोड़ा सा समय लगाओ। आप उस चीज को उससे दूसरे से रिलेट मत करो, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आज आपने मुझे भी एक्साइटेड कर दिया। सर। ठीक है, बहुत बहुत कमाल एक्सप्लेनेशन बहुत है सर। अच्छे तरीके से समझाया मुझे, बहुत अच्छे बहुत तरीके बहुत से। सुंदर सर। इतनी जी जी, क्लैरिटी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मुझे ऐसा ऐसा करते रहा करो।
सर एक छोटा सा कंसेप्ट पूछना हाँ चाहते हैं सर। हाँ, बताइए जो बताइए। अभी गुरु और राहु की आपने चर्चा की थी कि हम्म। 1 से 6 तक में होगा, तो इसका संबंध क्या, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, ज्योतिष में चर्चा होती है कि ये अ, अंधेरा वाला हाफ है, 1 से 6 भाव, और 7 से 12 उजाला वाला भाव है। मैं दृश्यार्ध और ये वाला, इससे इसकी कनेक्टिविटी है क्या? देखो, उसको अंधेरे और उजाले से मत देखो। हाँ। अंधेरे और उजाले से अपन देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पंचम भाव की बात करेंगे तो पंचम भाव को अंधकार में हम रख ही नहीं सकते, और छठे भाव को हम प्रकाश में नहीं रख सकते, और हम नवम भाव को अंधकार में नहीं रख सकते। अंधकार और प्रकाश का मैटर नहीं है। मैटर क्या है? पहला भाव से लेकर छठा भाव, जी। पहले भाव से छठा भाव, ये हमारे जीवन का वो पक्ष है जो हमें अनुभव के दौर से गुजारता है। 7 से 12 जो हमें अनुभव मिला, उसका रिजल्ट क्या आया, और उस रिजल्ट का परिणाम लेकर के हम जब लाइफ को जीते हैं, वो 7 से 12 में जीते हैं। जैसे सपोज करो, छठा भाव क्या है? छठा भाई नेगेटिविटी का है। आपने कोई गलती करी और आपके कंपटीटर ने तुरंत उसका फायदा उठा लिया। आपने कहा, "अरे यार, ये क्या, ये तो हमारी शराफत का ही फायदा उठा लिया।" लोग कहते हैं ना, हमारी शराफत का ही फायदा उठा लिया, हम शरीफ हो गए और इस दूसरे ने बदमाशी करके अपना फायदा उठा लिया। छठा भाव यही चीज था। अब इससे आपको एक अनुभव प्राप्त हुआ। आपने कोई गलत चीज खाई, गलत चीज खाते ही आपका पेट खराब हो गया, आपका जो है एक तरह से फूड पॉइजनिंग हो गई। अब आपको एक अनुभव प्राप्त हुआ, अगर मैं ठेले पे या गलत चीज खा लूंगा तो मेरा पेट जवाब दे जाता है। ये एक आपका अनुभव है। यहां तक छठा भाव जो है, बहुत ज्यादा अनुभव है। अब सप्तम में जैसे ही हम जाते, सप्तम में हम कब प्रवेश करते हैं? पुराने जमाने के हिसाब से पुरुष 21वें वर्ष के अंदर, और आज के जमाने में 24 से 25। मैं एक सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ, आज के दौर की बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति को मैरिज हो जाएगा। अब मैरिज करते कब है हम, और क्यों करते हैं? हम मैरिज इसलिए करते हैं, हम ये मानते हैं माँ बाप, अब ये बच्चे को समझ आ गया है कि जीवन कैसे चलता है। अब ये बच्चा दूसरे की जिम्मेवारी उठाने लायक हो गया है, यानी कि ये 1 से 6 की यात्रा कर चुका है। शिक्षा भी 1 से 6 में आ गया, धन की कमाने की कला भी उसमें आ गई, फोर्थ हाउस रिलैक्स और एंजॉय करने की कला भी आ गई, पंचम से प्रेम करने की कला भी आ गई, और अपने दुश्मनों से निपटने की कला भी छठे में सीख के आ गया बच्चा। अब ये सारी कला यहाँ तक सीख के आ गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, सप्तम में उसका प्रवेश करा सकते हैं। अष्टम में क्या है? जो भी आपका अनुभव है, उस अनुभव की गांठ बना करके, जो पोटली बना करके आपने अपने माइंड में रख ली ना, वो आपका अष्टम है। वो छिपी हुई चीज है जिसे हम दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करते। हम नहीं बताते कि यार इस पॉइंट पर मैं क्या डिसीजन। अक्सर छिपी हुई चीजें हम नहीं बताते, भाई क्या है। हम सिर्फ मोटी मोटी भारी भारी बातें करते रहते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें भी कर लेते हैं, पर हम अंदर से क्या सोच रहे हैं तो हम बताते नहीं, क्योंकि हमारा अनुभव तो ठीक नहीं है उस विषय के अंदर। जैसे सपोज करो, कोई पुलिस का कर्मचारी, बड़ा अधिकारी आपको कहता है चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप कहते हो जी सर बहुत बढ़िया, नहीं नहीं हमें यकीन है आप करोगे। पर आपका अंतर्मन क्या करे, आपका अनुभव क्या करे? अरे यार इनका भरोसा नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। पर आप उसके मुंह के सामने बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलोगे। आपने अपने अनुभव को अष्टम भाव में छिपा लिया। जो भी पार्ट 1 से 6 तक है वो आपकी जर्नी है, अनुभव के दौर से गुजरने की जर्नी। सप्तम से द्वादश, उस जर्नी से जो रस प्राप्त हुआ 1 से 6, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है। डेट से 7 to 12। इंप्लीमेंटेशन 7 से 12 में है, अनुभव 1 से 6 में।
आप देखिए जी। भक्ति कहाँ से आ रही है, भक्ति तो पंचम से आ रही है, हम्म। अध्यात्म नवम से आ रहा है, नॉलेज जो है वहां पंचम से आ रही है, पर सुपर नॉलेज नवम से आ रही है। अरे नॉलेज मतलब अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम स्पिरिचुअलिटी में तो जा ही नहीं पाएंगे। आप किसी भी नवम भाव को क्या कहते हैं कि नॉलेज फ्रॉम हायर साइड। अरे पहले लोअर तो करेंगे, हायर पे तो जब जाएंगे। यानी हायर पे वो बंदा जाएगा जिसकी लोअर साइड पूरी हो चुकी है। आपकी जब तक नींव पक्की नहीं हुई है, जब तक आपका आरंभ नहीं हुआ है, जब तक आपको उसका अनुभव नहीं हुआ है, आप हायर स्टडी की सोच कैसे सकते। मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, मैं 12वीं पास आदमी हूँ, मैं पीएचडी की कैसे सोच सकता हूँ। हर आदमी कहेगा कि पंडित जी पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर पीएचडी करना। तो ऐसी तरीके से पंचम से जब तक भक्ति का अनुभव आप में नहीं आएगा, आप किसी गुरु को नहीं मानोगे, आप किसी साधु संत को नहीं मानोगे। अगर आप में प्रेम नहीं उपजा तो आप भगवान को नहीं मानोगे। जो लोग कहते हैं हमें भगवान में कोई यकीन नहीं, इसका मतलब उन्हें जीवन में प्रेम मिला नहीं। ये पंचम का विषय है, ये नवम का विषय नहीं। नवम तो इम्प्लीमेंटेशन है। आप ग्रेजुएशन कराए हो, अब आपने हायर स्टडी के लिए जाना। गुप्त विद्या अष्टम भाव में, जो चीजें अब अपन ने नहीं बतानी वो अष्टम में चलती जाती है, अकुमुलेट होती रहती है। तो प्रताप जी ये 1 से 6 का और 7 से 12 का मतलब सिंपल लाइन में कहूं, 1 से 6 अनुभव की यात्रा है, 7 से 12 उस अनुभव से जो रस प्राप्त हुआ उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने की यात्रा है। लाल किताब ने बड़ी खूबसूरती से उसको 1 से 6 और उसमें बना दिया। अगर उसकी गहराई में जाए, उसकी फिलॉसफी में जाए तो बड़ा ही अमृत तत्व निकलता है। और जब हम लाल किताब को गहराई में नहीं जाकर के डिकोड करते तो फिर समस्या खड़ी रहती है। ये बड़ी फिलोसफिकल बातें हैं लाल किताब में, और ये फिलोसफिकल बुक होने के कारण समझ में भी नहीं आती है, ये सूत्र नहीं समझ में आते। तो वो चीज है। हाँ कविता जी। प्रणाम गुरुजी। आज जो आपने ज्ञान दिया वो सचमुच काफी बहुत ही अच्छा है। किसी और प्रवचन इसमें ये सुनने ये की ये जरूरत भी हमारे नहीं पड़ती ये हमारे मतलब। हमारे गुरुजी की देन, ये मेरी देन नहीं है, ये हमारे गुरुजी की देन। सर सारा अब क्रेडिट गुरुजी को जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है सर, बहुत जगह जो लिखा हुआ है कि मैंने क्लासिकल्स में कि 1 से 6 भाव चूंकि सूर्यास्त से सूर्योदय तक के बीच का भाव है तो वो अंधेरा है, और इधर वाला ये है प्रकाश है। तो प्रकाश है। तो उसमें लिखा हुआ है कि कई क्लासिकल्स में मुझे दिखा कि प्रकाश वाले भाव में जो ग्रह होते हैं वो अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, और इधर वाले ग्रह का प्रभाव रिलेटिवली उनसे थोड़ा कम होता है। मतलब कि वहां जो ग्रह है वो आपके डायरेक्टली आपके अनुभव को अब इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसका एकदम सीधा सीधी असर दिखेगा बिल्कुल ठीक कह ज्यादा। रहे हैं, बिल्कुल राइट। ठीक कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 में जी। जो भी ग्रह होते हैं वो हमें अनुभव ज्यादा करा, ज्यादा। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। अब कविता जी। हाँ गुरुजी, मुझे एक अभी आपने ये बताया कि छठा भाव भी हमको अपनी जर्नी का अनुभव कराता है। तो अगर 6th हाउस में मार्स और सैटर्न दोनों आ जाएंगे, वो तो एक दूसरे के शत्रु हैं, तो वो हमको क्या अनुभव देंगे? मतलब हमको दूसरों के लिए पहली ही। बात तो पहली बात तो कविता जी, ये शत्रु होते हुए भी दोनों छठे में आकर बड़े मस्त हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक तत्कालिक मैत्री भी होती है। अच्छा, मंगल हाँ। शनि, पहली बात तो छठे में शनि आ जाए तो शनि को कोई प्रॉब्लम नहीं, मंगल छठे में आ जाए तो मंगल को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब दोनों मस्त राम है। छठे में आने के बाद दोनों एंजॉय करते, दोनों प्लेनेट एंजॉय करते हैं, कमजोर नहीं होते, उल्टा एंजॉय करते हैं। पर इंसान को क्या तकलीफ होती है? इंसान को तकलीफ इस बात की होती है, ये दोनों के दोनों फिर जो देना चाहते हैं ना वो दे के मानते
मंगल छठे में क्या करता है? मंगल लड़ाई झगड़ा मुकदमाबाजी इन चीजों में, यानी आदमी को फाइट करने पर मजबूर करता है। फाइट करने पर मजबूर करने का मतलब उसके सामने कोई तो होगा दुश्मन, उसी से तो फाइट करेगा। मंगल की उपस्थिति छठे में इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपकी जिंदगी में राइवल जरूर होगा, आपकी जिंदगी में प्रतिद्वंदी जरूर होगा। बराबर बराबर। शनि क्या कहता है? शनि कहता है कि न्याय के लिए लड़ो, लड़ना तो हाँ तुम्हें पड़ेगा, तो तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी में जाना पड़ेगा, तो आप न्याय प्रिय हो जाओगे। आप कहोगे कि नहीं, मैं फाइट के लिए, मैं तो न्याय के लिए लड़ रहा हूं, तो उसकी जिंदगी में युद्ध शामिल हो जाएगा। न्याय के लिए कौन लड़ा भाई? पांडव लड़े कि नहीं लड़े? न्याय के लिए चंद्रमा लड़े। हाँ हाँ। हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी कहां से हो गई भाई? महाभारत हो गया। अब मैंने एक दिन कहा था कि दो तरह के लोग हैं, एक शांति प्रिय, एक युद्ध प्रिय। अब युद्ध प्रिय तो कहेंगे वाह वेल डन, देखो न्याय के लिए उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध किया और कमाल का कौशल दिखाया, सारे कौरव मार दिए और पांडव जीत गए, बट दैट्स इट। परंतु जो शांति प्रिय कहेगा, बोला अरे यार शायद ये युद्ध बच ही उसमें जाता। चंद्रमा भी हो तो। अभी आ रहा हूं मैं। जो अगर ये युद्ध बच ही जाता, शायद दुर्योधन फलानी बात ही मान जाता, वो ही मान जाता, तो ये हम उसको उस एंगल से देखते हुए चले जाते हैं कविता जी। तो मंगल शनि की उपस्थिति हमारे जीवन में युद्ध को सुनिश्चित करती है। युद्ध का मतलब कोई ना कोई राइवल होगा, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, बार बार परेशानियां आती हैं, गुप्त शत्रु हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। गुरुजी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम, मुझे किस अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए मदद के लिए जैसे लड़ना पड़ता है या किसी के लिए हेल्प करनी पड़ती है, वो चलते रहेगा क्या? मैं देखती वो रहती हूँ, चलता खुद रहता के है, लिए वो नहीं चल। होता लेकिन मैं दूसरों के लिए करते रहती हूँ, हाँ लेकिन कविता उसका जी, करना बेनिफिट पड़ेगा। आपको कुछ नहीं मिलता है। नहीं, वो करना ऐसा भी पड़ेगा। होता है। वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, वो पास्ट लाइफ से जुड़ा है। और करते रहिएगा, रुकिए मत, बदले में कुछ मत मांगिए, बदले में कुछ मत मांगिए, तो आपका ये पूर्व जन्म का ये हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। नहीं तो ये मंगल शनि रोग के रूप में, परेशानियों के रूप में परेशान करेंगे। मंगल छठे में बैठा है, पेट की बीमारियां देगा। शनि छठे में बैठा है, कॉन्स्टिपेशन देगा आपको। तो फिर कई तरह की समस्याएं पैदा करेगा, लीवर को दिक्कत में डालेगा, कई तरह की दिक्कतें डालेगा। ठीक है, मतलब करते रहना है, जिसके लिए भी करना है उसके लिए करते रहना है, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, बल, इससे आप है ना काफी हद तक। देखिए पेनक्रियाज, लीवर और आंतें छठे भाव में होती है। आंतें, पेनक्रियाज, लीवर, लीवर छठे भाव में होता है। मंगल यहाँ पे आके उसमें गर्मी पैदा कर देता है, और शनि क्या करता है? शनि जाम कर देता है, चक्का जाम, यानी उनकी स्पीड को स्लो कर देता है, उनकी मूवमेंट को स्लो कर देता है। अगर आंते की मूवमेंट स्लो होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा। लीवर अगर स्लो काम करेगा तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होगा। पेनक्रियाज धीरे काम करेगी तो शुगर होने का खतरा हो जाएगा। हाँ समझ गए नहीं बात? हाँ। बिल्कुल पिन पॉइंट बता दिया अब कविता जी, देख लो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। चलिए दीपक गाला जी, हाँ राय साहब क्या कह रहे थे आप? सर चंद्रमा भी हो उसमें कहाँ पर? छठे में, मंगल के साथ। हाँ, छठे में मंगल के साथ मंगल के साथ चंद्रमा भी छठे में हो, छठा भी देखो। छठे में अगर चंद्रमा तब आ क्या जाए, स्थिति हो वैसे जाएगी, हाँ, हो जाएगी। चंद्रमा छठे में अच्छा नहीं होता। चंद्रमा का हमेशा एक सूत्र याद रखो, चंद्रमा जिस भाव को बैठेगा उस भाव को ब्यूटीफाई करता है। ब्यूटीफाई मतलब उसको सजाने संवारने पे लग जाता है। तो चंद्रमा का यहाँ पर होना कोई अच्छी बात नहीं है, जीवन में उसको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बेटर यही रोग रहता है। ऋण शत्रु बढ़ाता रहेगा वहां। हाँ हाँ हाँ, उनमें वो एंजॉय करता है, उसको अगर मुकदमा ना रोग हो ऋण तो उसको शत्रु टेंशन हो बढ़ाता जाएगी। अगर राय साहब टाइम मुकदमा नहीं होगा तो टेंशन हो जाएगी उसको कि ये क्या हो रहा हो है, जाएगा चंद्रमा। जीवन बड़ा नीरस सा चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। या तो कोई बीमारी हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए, कोई कर्जा हो जाए, तो तो वो मंगल कहेगा तो नहीं। करेगा। देखो बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इंसान को पता नहीं होता है, पर वो एक्चुअल में एंजॉय कर रहा होता है। जैसे एक एडिक्शन होता है, जैसे दवाइयों का एडिक्शन। मंगल मंगल अगर आप लंबे समय तक दवाइयां खाते रहोगे तो दवाइयों का भी एडिक्शन हो जाएगा।
और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो एडिक्शन कब क्रिएट हो गया। तो छठा जो चंद्रमा है ये परेशानियों की तरफ इंडिकेट करता ही करता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ सर दीपक अगर जी। केतु केतु आ जाता है तो? कोई बात नहीं, अभी आएंगे एक एक करके। हाँ अब दीपक जी। प्रणाम गुरुजी। सर थोड़ा कंफ्यूजन भी बड़ा है और क्वेश्चन बड़ा है। जी। शनि 5वें घर में हम्म। और उसकी बुनियाद में राहु पहले घर में, हम्म। तो सूर्य को डेंट लग गया। नहीं, पहले पहले दीपक जी आएंगे। अगर आपने बुध का नाम लिया है तो हम नहीं, देखेंगे कि बुध नहीं, तो शनि 5वें घर में और पहले घर में राहु। हाँ, तो ये बोलिए। ठीक है। हाँ, और फिर सूर्य 10वें घर में रह के शनि को 5वें घर में टक्कर दे रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या है? और प्रश्न बताइए, पूछ तो मैं लूंगा। हाँ, एक मिनट खाली, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और कंफ्यूजन भी बहुत बड़ा है। कंफ्यूजन राहु इसलिए फर्स्ट है हाउस। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा कर दिया आपने। हाँ हाँ, एक लेकिन कुंडली भी थोड़ी ऐसी सामने आई है। राहु फर्स्ट हाउस, शनि 5th हाउस, सूर्य 10th हाउस। अभी सूर्य को भी बल मिल रहा है, मंगल 5वीं मदद 2nd हाउस से, हम्म। और चंद्र 7वें चौथे घर में रह के 10वें घर को देख के सूर्य को भी मदद दे रहा है। हम्म। तो मतलब सूर्य भी स्ट्रांग है, और सूर्य स्ट्रांग होके। हाँ हाँ, दीपक बोलिए जी, बोलिए। आप तो चीजें बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्रश्न पूछो। डाउट कहाँ है? पूछ डाउट मैं यही लूंगा है। आपसे, कौन सी चीज कहाँ पर है। हाँ, डाउट ये है कि अभी राहु और शनि होके सूर्य को डेंट दे रहे हैं, और सूर्य टक्कर भी मार रहा है, और सूर्य मजबूत भी होके भी टक्कर मार रहा है, मतलब सूर्य न्यूट्रल होके एक्चुअली टक्कर मार रहा है। तो अभी इसमें क्या करेंगे कि ये टक्कर, ये मतलब एक टोली मजबूत है, दूसरी टोली भी मजबूत है, तो इसमें कौन मतलब मदद करेगा उसको? देखो, कभी भी क्वेश्चन बड़ा हो तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर। हाँ जब भी हम अपने क्वेश्चन को जितना बड़ा करेंगे, ज्योतिष में, ज्योतिष का सूत्र समझ लो, ज्योतिष हाँ में अगर हम अपने क्वेश्चन को बड़ा करेंगे उतना ही उलझेंगे। जैसे हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते थे पहले, रुड़की के, एक रुड़की एंट्रेंस, आजकल तो आईआईटी में कन्वर्ट हो गया। तो रुड़की का जो क्वेश्चन पेपर आते थे तो 8 क्वेश्चन में से कोई 5 करने होते थे। उनकी क्या खासियत होती थी? उनकी खासियत होती थी जो क्वेश्चन होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। मतलब अगर वो पेपर आ रहा है तो पहले पेपर में वो 3 ही क्वेश्चन लिखे होंगे, फिर अगले में ऐसे, मतलब बड़े बड़े। पूरा फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें वो इतनी कहानी समझा देगा ना। और बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर जाते थे कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको लगता था भाई ये तो पहली बात तो अपने से सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा पूछ लिया। 90% स्टूडेंट इसी बात को लेकर के अटेम्प्ट ही नहीं करते। 10% बच्चे, और जो इस सूत्र को समझ जाता ना कि इसके टुकड़े कर लो छोटे छोटे, हमारे फिजिक्स के टीचर बताते थे कि भाई टुकड़े कर लो छोटे छोटे, फिर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में करना शुरू करो। तो दीपक जी, पार्ट्स ये होना चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए था कि शनि की हालत खराब हो गई कि सूरज की हालत खराब हो गई, या हाँ, मेन आप क्वेश्चन तो शनि वही की है। ताकत को पढ़ना चाह रहे हो कि सूरज की ताकत को पढ़ना चाह रहे हो। फिर बाद में उसका क्या रिजल्ट आपको मिला और क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल बात, तो मुझे समझ में आता। अब आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया और मैं आईआईटी पास नहीं कर पाया, अब मैं कैसे इसका आंसर दूं? एक्चुअली एक्चुअली सर क्वेश्चन ये है कि अभी ये छोटी बच्ची का, मतलब छोटी बच्ची नहीं, 12वीं पास हो गई और इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, तो वो ठीक उस है। फील्ड में अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए था एक्चुअली। हाँ, तो अगर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है तो दीपक जी अपने को बुद्ध देखना है, सिंपल सी बात है। ओके। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आएगा मरकरी से। आजकल मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, ये सब मरकरी के अंदर में। बट अगर वो कंप्यूटर, प्योर कंप्यूटर में अगर उसका जो कंप्यूटर का सीख रही है तो उसमें केतु को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आज के डेट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बात कहें तो बुध को पकड़ो और केतु को पकड़ो, बाकी चीजों को मत पकड़ो। सबसे पहला स्टेप बुध और केतु पकड़ लो। बुध और केतु के हालात कैसे हैं? सेकंड स्टेप पे इंजीनियरिंग तो कर जाएगी, बुध और केतु ये बता देंगे कि इंजीनियरिंग कर जाएगी, पर क्या इंजीनियरिंग करने के बाद वो अपने इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसके लिए शनि देखो।
जो मैंने बताया हाँ, कि वही शनि के वही हालात क्वेश्चन कैसे है। हैं। कहीं वो सुनील वशिष्ठ तो नहीं बन जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए शनि के हालात देखो आप, कि हाँ, शनि कैसा है कैसा नहीं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप उस बच्ची के बारे में प्रेडिक्ट करने में 100% कामयाब हो जाएंगे। सूर्य की टक्कर शनि को लग रही है, सूर्य जब टक्कर शनि को मारेगा तो शनि को डेंट पड़ा हुआ है, यानी कि वो टेक्निकली बहुत स्मार्ट नहीं बनेगी, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो नाम की डिग्री करेगी कंप्यूटर के क्षेत्र में, बट वो कुछ और करेगी, उसका ध्यान किसी और फील्ड में चला जाएगा। अब वो किस फील्ड में जाएगा वो कुंडली में देख के समझ में आएगा। पॉइंट समझ रहे हो? ओके। इतना ज्यादा हाँ, करने की जरूरत ही नहीं, कौन किसको, छोटी छोटी चीजों से ही पकड़ लो आप। अब क्योंकि ध्यान रहे, सूत्र कहता है 10th भाव में बैठ करके जो ग्रह पंचम वाले ग्रह को टक्कर मारेगा वो पांव से मारेगा, और पांव की टक्कर जोरदार टक्कर। ऊपर से सूरज है और शनि को टक्कर मारेगा तो ढंग से मन लगा के मारेगा। समझ रहे बात को? तो शनि बुरी तरह से पीड़ित हो गया है। एजुकेशन के मामले में, टेक्निकल एजुकेशन में उसको दिक्कत आएगी, नंबर 1 पॉइंट। आगे संतान के भाव में बात करेंगे तो संतान के मैटर में भी दिक्कत आएगी दिक्कत आएगी। आगे चल करके। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट जो भी लाइफ में करते चले जाएंगे, चीजें बनती चली जाएंगी। भक्ति के बारे में बात करेंगे तो दिक्कत आएगी, वो भक्ति नहीं कर पाएगी बहुत ढंग से। इस तरीके से बात, ठीक है। ओके। सूरज को ताकत मिलना एक अलग चीज है, सूरज को मंगल की ताकत मिल रही है, वो सूरज को जब हम इंडिपेंडेंट स्टडी करेंगे जब देखेंगे। सूरज को जब बहुत ज्यादा उस पे अध्ययन करें जब मैटर पिता का आता है। सूरज को अगर मदद मिल रही है मंगल की तो ये पिता के स्टेटस को दिखाता है, ये फादर की काबिलियत को दिखाएगा। ओके। पिता का स्टेटस पिता की काबिलियत दिखाता है उसका, यानी कि वो अगर नौकरी करता हो तो अच्छी पोस्ट पोजीशन पे काम करता हो, अच्छा पैसा अर्न कर रहा हो। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका अपनी मार्केट में नाम होगा, अथॉरिटी वाला बंदा हो। ओके। दीपक जी आपने नहीं पूछा तो भी पिताजी के बारे में बता दी। नहीं, ये सही है। लेकिन सर एक था, ये जो कोडिंग और जो सॉफ्टवेयर है वो केतु से देखेंगे कि राहु से देखेंगे? केतु से ही देखेंगे। देखो केतु क्या है, केतु आपका हार्डवेयर है, केतु हार्डवेयर। ओके। आपका हार्डवेयर है। जितनी भी बारीक मशीनरी है, जैसे आज के टाइम में लैपटॉप हो गया, आ गया मोबाइल हो समझ में गया, आ गया। हाँ, हाँ, ये हाँ। बारीक घड़ी हो गई, वॉच हो गई, उसके अंदर जो पुर्जे लग रहे हैं बहुत बारीक लग रहे हैं, चिप्स लग रही हैं। चिप जो है ये सारे, हाँ। चिप की जो इंजीनियरिंग सारी की सारी, डायोड ट्रायोड ये सब जो है ये केतु के अंडर में आती है। और बड़ी राहु के अंदर में मशीनरी, सॉफ्टवेयर। राहु के बड़ी बड़ी, नहीं नहीं सॉफ्टवेयर नहीं यार, सॉफ्टवेयर बुध है, मरकरी है। ओके। भाई बॉडी का सॉफ्टवेयर क्या है दीपक जी? बॉडी का सॉफ्टवेयर बुध है। बुद्धि है। बुध है। बुध है। राइट, राइट, राइट। आपकी बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी बुद्धि को हाँ, बुद्ध आपकी जो है आपके पूरी बॉडी को बुद्ध कंट्रोल कर रहा है ना? लॉजिकल नॉलेज। यस। हमारे सामने जब कोई पुलिस वाला आदमी बैठता है तो हमारा हाथ ऐसे थोड़ी जाता है, पर कोई दोस्त बैठता है तो हम ऐसे भी कर देते हैं। बुद्धि है ना, उसको राइट, पता राइट। है यहाँ यहाँ तेरे हाथ गया और मामला दिन उल्टे शुरू हो जाएंगे। और ये दोस्त है, अगर ये नाराज भी हो तो फिर मना लेंगे। ही नोज वेरी वेल। तो बुद्ध जो है हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे बॉडी का अंदर जो है बुद्धि हमारा पूरी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। राहु बिग मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीन, जेसीबी मशीन्स, क्रेन मशीन्स, ये सब राहु के अंडर में आते। राइट, राइट। ओके, बहुत सारा डाउट क्लियर हो गए सर, थैंक यू। चालू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मैं पूछ रही थी, जैसे हम 5वें घर में शनि की बात कर रहे थे, तो क्या मेल फीमेल दोनों का चार्ट एनालाइज करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मेरे हस्बैंड के जैसे शनि है तो मेरे जैसे सूर्य बुध है, तो क्या हम दोनों का चार्ट देखा जाएगा इसके लिए? किस चीज के लिए, किस चीज के लिए देखना है दोनों का संतान के चार्ट? लिए जैसे सर, संतान के लिए देखो जैसे दोनों ही बातें हम हैं। जैसे मैं शालू जी मैं समझाता हूँ। पहली बात तो संतान का विषय किसी चाइल्ड एक, की बात करते हैं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनिए। संतान का विषय एक कुंडली से भी देख सकते हैं,
हमें इंडिकेशन मिल जाता है। पर समस्या दूसरी कब हमें देखनी पड़ती है कुंडली, जब हमें ये देखना होता है कि दूसरे के अंदर समस्या क्या है। जब पता चले कि संतान नहीं हो पा रही है तो दूसरे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो हमें दूसरी कुंडली देखनी पड़ती है, अदरवाइज तो एक से ही पता लगता जी मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया था कि बाद के घरों में सूर्य जैसे गुरु थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो जैसे गुरु 9 में हो तो भी क्या वीक होता है? है। नहीं, बिल्कुल वीक नहीं होता, मैंने कब बताया? वीक तो वो नहीं नहीं, दूसरे जैसे कारणों से होगा। 1 से 6 तक में बता रहे थे ना कि नहीं नहीं अध्यात्म। नहीं, गलत समझ गए। वो अध्यात्म को छोड़ दो, भूल जाओ, वो विशाल जी का अपना क्वेश्चन था, उसको अच्छा, भूल तो जाओ, गुरु उससे 9 वीक। में मतलब हमारा गुरु ग्रह मजबूत हुआ सर? शालू जी पहले आप है ना उसको, उस वीडियो को सुनिएगा जुपिटर वाले को, मेरे को, आपको क्रिस्टल हाँ क्लियर जी। हो जाएगा, है ना। अच्छा, और सर एक बात और पूछनी थी मुझे, जैसे दूसरे घर में केतु है और 9वें घर में गुरु जी है, तो क्या गुरु हमें टक्कर मार रहा है भाई ये के हाँ बिल्कुल साथ टक्कर मारेगा। तो सर इसमें हमारे मतलब आध्यात्मिक पे थोड़ा असर पड़ेगा इसका? अध्यात्म पे तो वो उस सूत्र से जो आज बताया उससे पकड़ लेना। अच्छा, तो हमें केतु का उपाय करना चाहिए सर इसके लिए? उपाय कहीं को करना, हर चीज का इलाज थोड़ी करना अपने को। जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जो अपने पास नहीं होती, हर एक के पीछे पड़ेंगे क्या? तो सर टक्कर का उपाय नहीं करना चाहिए हमें? समझे, टक्कर तो होती रहती है ग्रहों की। भाई हमें जरूरत क्या है पहले वो सोचिए, हमें क्या चीज चाहिए कि जो हम उपाय करें, मुद्दा ये है। सर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, मुझे कोई हम्म। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जैसे मुझे केतु टक्कर मार रहा है? ना ना ना, कुछ चिंता ना। चलो ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हाँ सोनिया जी। गुरुजी 5वें में शनि के साथ कई ग्रह हो तब। वो तो राय साहब मैंने एक दिन आप लोगों को बताया भी था राधे कि राधे जातक सर। रहने को कैसे देखते हैं। एक दिन फिर सर कभी ले लेंगे इस विषय को। ऐसा करते हैं, मैं जो है अभी प्लान बना रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है उनके लिए एक हम डिस्कशन का वो बनाए इसी तरीके का कि जब आप लोग फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसको मैं अभी व्यवस्था टेक्निकली हुई है कि 500 स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं। तो मैं हफ्ते में कोई एक सेशन लूंगा। तो उसमें क्या होगा कि कौन सा है मैं गुरु? समझता हूँ कि बहुत डिटेल्ड अभी हम नहीं बोल पाते किसी एक विषय पर। हम अक्सर बहुत ज्यादा बोल जैसे आज विशाल जी ने क्वेश्चन किया तो हमने डिटेल में बात की, पर जब सूत्र बताते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल हो नहीं पाता है। तो ऐसे किसी टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को लेकर के भी हम उसकी बहुत अच्छी सी डिटेलिंग करें जिससे स्टूडेंट को फायदा हो। एक तो हमारी ऐप जो एस्ट्रो पाठशाला ऐप है, वही जिनके पास डाउनलोड होगी वो स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं, क्योंकि उस पे जो भेजा जाएगा जो लिंक वो उन्हीं स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। तो अभी तक नहीं है तो, और एक मेरी नई ऐप भी बनने वाली है जो बड़ा एडवांस वर्जन होगा। जो ये वाली ऐप है वो उससे ज़्यादा बढ़िया, उसमें फीचर्स हैं और उसी में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो हम हर हफ्ते उसमें भी लिया करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर। हाँ सोनिया जी। सर ये ऐप तो डाउनलोड कर लिए, लेकिन कंप्यूटर पे बहुत लॉगिन बढ़िया नहीं आइडिया गुरुजी। विशाल जी अब ये झंझट बहुत अच्छा आइडिया है गुरुजी। 10-15 दिन बहुत में सारी। सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। विशाल जी बड़ा एडवांस वर्जन लेके आ रहा हूँ ऐप पे, जो है ना बड़ा अच्छा हमने खर्चा किया है, और 10 से 15 दिन ही लगेंगे, ज्यादा मुश्किल टाइम लगेगा नहीं। बहुत हाँ बहुत आईओएस, ज्यादा नहीं। आईओएस भी इसमें है शशिकांत जी। उस ऐप का नाम आईओएस का, ये आईओएस की वजह से तो ही, ये जो एप्पल के फोन की वजह से ही सारा ये दोबारा करना पड़ा हमें, कि एप्पल में लेने में उसमें बड़ी तकलीफ होती थी। अब हमने प्लेटफार्म ही बदल दिया है, तो एक बहुत अच्छे प्लेटफार्म से वो चीज कर रहे हैं। आईओएस का भी आएगा और ग्लोबल होगी, कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बंदा बैठ करके उसको डाउनलोड कर सकता है। और स्टूडेंट्स के ग्रुप बनेंगे उसके अंदर। ऐप का नाम जैसे आप लाल किताब के स्टूडेंट है तो नाम लाल क्या होगा ऐप का? ग्रुप में शामिल होइए। उसमें आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हो, जितने भी लाल स्टूडेंट्स होंगे फोटो भेज सकते हो आप। बहुत ज्यादा उसमें फीचर्स मैं अपनी तरफ से करवाए हैं जितना मुझे लगता है। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस और ये सब चीजें, प्रैक्टिस सेशन, लाइव सेशन, कई चीजें इंक्लूड, अपनी तरफ से तो बहुत कुछ करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर है, तो बहुत उसका नाम क्या होगा ऐप का? ऐप का तो एस्ट्रो पाठशाला ही ऐप का रहेगा। नाम क्या होगा सर? एस्ट्रो गुरुजी पाठशाला।
गुरुजी आप चार्ट्स लगा लगा के प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब हाँ, एक ये ही सेम उसका। प्रैक्टिस के लिए ही मैं कर रहा हूँ सोनिया जी। हाँ सेम, जैसे कि हमने एक ही प्लेनेट को पकड़ा और उसी की प्रैक्टिस की क्या, एक कुंडलियों के ऊपर। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कल बताया था कि 11th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके जी। साथ अगर राहु बैठ जाए, हाँ जी। और पर उसको राहु तो बैठ गया सैटर्न के साथ, लेकिन सैटर्न और राहु की बुनियाद में बुध बैठा है। बहुत ही अच्छा हो गया सोनिया जी, पक्का व्यापारी बना दिया। व्यापारी जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ऐसे आदमी को जॉब भी ऐसी ही करनी चाहिए जिसमें व्यापार शामिल हो, जिसमें कहते हैं बिजनेस बिल्डर। ऐसे आदमी को या तो कंपनी का सीईओ बनना चाहिए, एमडी बनना चाहिए, या बिजनेस डेवलपर बनना चाहिए, यानी कि कंपनी के लिए बिजनेस डेवलप करने वाला। ये व्यापारिक दिमाग की कुंडली दिखाता है। व्यापारिक दिमाग कहते हैं जिसमें कैलिबर हो। बात को समझिए, शनि राहु जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो व्यक्ति को आज की हिसाब से बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आज का मतलब इस समय जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है, उस समय जो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो मार्केट चल रहा है, उसको इस चीज का नॉलेज बहुत अच्छे से होता है। अगर उसकी बुनियाद के अंदर बुध जैसा ग्रह बैठेगा, जो कि शनि का भी मित्र है, राहु का भी मित्र है, तो वो उसको बुद्धि देगा। यानी शनि और राहु को डाउन नहीं करेगा, बल्कि उनकी ताकत बढ़ाएगा। तो सोनिया जी, ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खेलने वाला होगा। क्या उम्र है? उम्र क्या है उसकी? अभी 20 साल का है बच्चा। हाँ, तो 20 साल 20 साल। फिर अभी कहाँ से पता चलेगा? व्यापारिक दिमाग आदमी है, देखना वो करे, व्यापार करेगा और नौकरी भी करेगा। तो जब तक उसको सीईओ लेवल की नौकरी नहीं मिलेगी, उसको मजा नहीं आएगा। ऐसे लोगों की सोच ही बहुत बड़ी होती है। ये लोग 100 करोड़ से ऊपर की अच्छा। सोचने की बात करते हैं। हाँ जी, 100-200 करोड़ तो उनको ऐसे लगता है मक्खन मलाई हो। उनके विचार अलग होते अच्छा ठीक है ना। गुरुजी शनि राहु अगर इसमें 11 में सैटर्न है ही है, और बुध और बुध मान किस्मत का लो ग्रह भी 7 में सैटर्न है। ही बना है। एक मिनट, दो लोग मत बोलो जी, पहले ही इंटरनेट गड़बड़ा रहा है मेरा। गुरुजी, किस्मत का ग्रह भी सैटर्न ही बना है इसमें। कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अच्छी बात है, नीलम धारण कराओ। अच्छा, हाँ जी, हाँ मतलब जी। किस्मत का ग्रह, मतलब सैटर्न बनने से अच्छी बात है इसमें, मतलब डिले नहीं होगा चीजों में। नहीं नहीं, काहे को डिले होगा? जैसे स्लो करता है ना सैटर्न किसी। नहीं नहीं नहीं, राहु बैठा है ना स्पीड फास्ट बनाने के लिए। सुपर फास्ट स्पीड है राहु की। है ना, वो रील देखते हो ना, रील ऐसे 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 अंगूठा अंगूठा करते रहते हो। वो राहु राहु ही तो है, रील चलाना राहु है। जितना ज्यादा रील चलाओगे, राहु उतना दिमाग खराब करेगा। एक समय में सोचने समझने की शक्ति छीन लेगा तुमसे। तो सुपर फास्ट है वो। अच्छा। हाँ, ये रील चलाना कोई अच्छा, ऐसा मतलब ना, रील्स नहीं चलानी है इसका मतलब। ये 15-20 मिनट से ज्यादा तो देखनी ही नहीं चाहिए कभी भी। लगातार 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं देखनी चाहिए। 10-15 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। मेरे पास परसों एक बच्चा आया, वो मतलब कहता 2 घंटे देखता रील। अरे 2 घंटे देखता रील? अरे दिमाग ही खराब हो जाएगा। उसके घर वाले बोले जी खराब हो गया, आधा तो खराब हो गया। मैंने कहा ये तो पूरा ही खराब करेगा के मानेंगे। चलिए, आज का सेशन यहीं पर गुरुजी, कर। ये बहुत बड़ी परेशानी है। थैंक यू। क्या? एक मिनट गुरुजी, थैंक सर मेरा एक क्वेश्चन यू। था। हाँ प्रमोद जी गुरुजी बताइए, ये प्रमोद जी जो अभी बताइए। सर गुरुजी जैसे एक सवाल कुंडली में, सारे जैसे चुप हो जाइए, सारे चुप हो जाइए। प्रमोद जी हाँ, फटाफट बोलिए। सर जैसे 12वें घर में ग्रह बैठे हैं और छठे में बैठे हैं, सारी कुंडली के एक साइड ही बैठे हैं ग्रह। ठीक है। तो इसको कैसे एनालिसिस किया गया, इसकी तो ना अब बुनियाद में भी। एनालिसिस में तो टाइम लगेगा प्रमोद जी। बस ये समझ लो काल सर्प योग आ गया। हाँ जी, हाँ जी, वही राहु केतु एक्सिस आ गया। हाँ, तो तो वह काल सर्प योग बन गया। अभी तो इतना बता सकते हैं। फिर हाँ जी, हाँ प्रताप जी। जी को जिम्मेवारी दूंगा, ये काल सर्प योग के ऊपर तैयारी करके आपको वर्कशॉप कराएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। 12 प्रकार के काल सर्प योग के बारे में। सर इसमें तो फिर ना कोई टक्कर लगी किसकी, ना कोई मदद पहुंची इसमें। लगेगी प्रमोद जी, ऐसा नहीं होता। आपको भेजिएगा, सब आपको स्टूडेंट हेल्प करेंगे, ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है आप सर। त्रिपाठी थैंक साहब, वेदव्रत व्रत त्रिपाठी जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। आवाज है सर? हाँ, आ गई। सर मुझे, जी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो जी, मंदिर जाने की व्यवस्था है कि मंदिर जाए कि ना जाए,
तो जिनका बृहस्पति गड़बड़ वो नहीं जाएंगे कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं होनी नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि बृहस्पति खराब हो तो नहीं जाना चाहिए या बृहस्पति अच्छा हो तो जाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है ना। और कोई व्यक्ति के पास, हर एक जी के जी पास अधिकार है कि वो अपने बृहस्पति को ठीक कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धावश मंदिर में जाएगा डेली, उसका बृहस्पति ठीक होना शुरू हो जाता है, चाहे वो खराब भी हो कुंडली में तो भी ठीक हो जाएगा। जी अगर किसी का बृहस्पति जी ठीक कराना चाहते हो, अगर वो दिल से उस मंदिर में विद्यमान देवता के प्रति कनेक्शन फील करता है या श्रद्धा फील करता है, तो निश्चित रूप से उसका बृहस्पति सुधरने लग जाएगा धीरे जी। धीरे। जी सागर साहब। सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये अभी मैडम ने एक सवाल पूछा था कि शनि 11वें हो और बुध हो तो व्यापार, अगर उसके मतलब जड़ में बुध बैठा हो तो व्यापारी होगा, अगर सूर्य और शुक्र बैठे हो तो? सूर्य फिर जो है नुकसान पहुंचाता है शनि और राहु। हाँ, शुक्र शत्रु होगा ना मददगार हो उसका। जाएगा। हाँ, शुक्र मदद पहुंचाएगा। तो ये शुक्र क्या बिजनेस वगैरह में शुक्र बिजनेस में भी फायदा देता है, धन कमाने के प्रति भी फायदा देता है, बस सूर्य जो है वहां गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, सूर्य गड़बड़ कर रहा है। सर जी वो जी। आपने जो पहले दिन जो पढ़ाया था ना, उसमें एक चीज जरा सा थोड़ा उसमें क्लियर नहीं हुई थी। वो दूसरे भाव में जैसे शनि बैठा है, तो आपने डिटेल में काफी नमस्कार सेकंड सर। का दिखाया था क्लास में कि आदमी को मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने सॉरी। ज्ञान और मेहनत दोनों चीजें करनी पड़ती है सर। क्या कह रहे हैं सर? दूसरे भाव में शनि बैठा हो तो जी आपने जी। बताया था ज्ञान और मेहनत दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, अगर एक भी छूट हाँ जाएगी तो बहुत हाँ हाँ संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल पॉइंट बताया था ना। तो बिल्कुल इसमें बता। लिखा था परिवार और कुटुंब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब प्यार कुटुंब के इससे छूट परिवार है? सेकंड हाउस से कुटुंब देखा जाता है सागर साहब। नहीं नहीं, ये इस लिखा है। नई चक्कर में पड़ने का मतलब है उससे आप उम्मीद ना रखो, उससे उम्मीद ना रखो। अच्छा। लोग उम्मीद रखते हैं कि साहब देखो मैंने परिवार के लिए इतना किया पर परिवार मेरे हाँ, को हेल्प नहीं कर मतलब रहा। करे, मतलब उससे करें रिटर्न की और आशा भूल ना जाए। करें। हाँ बस बस बस, अच्छा ये बात है इसका। हाँ। चलो अच्छा थैंक ये यू। जो है इसमें, ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार।